Hello students, how are you? Myself, Praveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start unit number 1, the subject computer architecture and organization, and the today's topic is data types and complements. So basically data type और complements आप लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हो ये दोनों चीजें, और इसके बाद आपका जो कुछ कोर्स कंटेंट है वो भी आप लोगों ने अपना देख रखा है कि फर्स्ट यूनिट में क्या कुछ है। और फर्स्ट यूनिट जैसा कि हमने ऑलरेडी की हुई है तो इसका एक रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डाटा टाइप्स आप लोगों ने अभी तक सी के अंदर भी यूज किए हैं, उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर में शायद पाइथन भी आई थी तो वहाँ भी आपने डाटा टाइप्स को यूज किया, और अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स है वहाँ भी आप लोग ये चीजें यूज कर रहे हो। सो डाटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक नंबर को मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो मेरे पास डाटा टाइप है। लाइक कि आप चाहते हो कि एक वैल्यू है कोई भी 4, उसको आप अपने सिस्टम में अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस कराना चाह रहे हो किसी दूसरी वैल्यू के साथ, तो वो किस टाइप की होगी। इंटीजर टाइप की वैल्यू आप प्रोवाइड करा रहे हो, फ्लोट टाइप प्रोवाइड करा रहे हो, या किस टाइप की वैल्यू आप प्रोवाइड करा रहे हो, वो जो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन करते हो वो रिप्रेजेंट करता है या वो बताती है मेरे कंपाइलर को कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डाटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़े भी हैं अभी तक, जिसमें कि कुछ बेसिक्स है, कुछ यूजर डिफाइंड है। तो बेसिक डाटा टाइप्स में आप लोगों के नंबर्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, अनसाइंड, साइंड, वो सब। उसके बाद स्ट्रिंग्स हैं, देन बुलियन से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास एग्रीगेट टाइप्स में आपके एरेज है, स्ट्रिंग्स है। देन आपका जो है रेफरेंस टाइप, उसके अंदर पॉइंटर है और फंक्शंस हैं। सो इंटीजर जो हमारे पास यहाँ पे हैं, इंटीजर जो है हमारे पास वो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, डेट इज साइंड और अनसाइंड इंटीजर। डेट मीन्स कि आपके पास हो सकता है कि आप अपने कंपाइलर को या आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ साइंड नंबर की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपने कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज किया हो जहाँ पे आप चाहते हो कि अनसाइंड वैल्यूज भी जाए, मीन्स कोई वैल्यू, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव रहे कुछ नेगेटिव रहे। तो वो किस तरीके से मेरे कंपाइलर को बाद में मेरे प्रोसेसर के साथ वो किस तरीके से वहाँ पे सेटअप होगा, किस तरीके से वो मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी, वो सारा का सारा जो सिनेरियो है वो हमारे पास डाटा टाइप यहाँ पे अपनी तरफ से क्लियर करके कंपाइलर के पास सेंड करता है, देन कंपाइलर उस चीज को आगे फॉरवर्ड करता है। सो यहाँ पे आपके पास साइन हमारे पास जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनका साइज है, इंटीजर कितने साइज का, 8, देन 16 है, 32 है, 64 है। तो जिस तरीके का आपके पास जो इंटीजर, अगर 8 आपका साइज है यहाँ पे, अगर इंटीजर जो आपने वेरिएबल वहाँ पे यूज कर रहे हो आप इंटीजर टाइप का, अगर उसका साइज 8 है तो वो वहाँ पे 8 बिट्स को स्टोर कराएगा। और हम अगर बात करते हैं 8 बिट्स को स्टोर कराने के लिए, तो साइंड के केस में आप लोगों ने सी के अंदर भी ये चीजें की हुई हैं कि जो रेंज है हमारे पास वो होती है -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 -1 तक। डेट मीन्स कि अगर हम 8 की यहाँ पे 8 का अगर हम यहाँ पे रेंज निकाले साइन के केस में इंटीजर 8 का, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आ जाएगी 2 टू द पावर -2 टू द पावर 8 - 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -127, और ये जाएगी आपके पास 2 टू द पावर n-1 टू -1। तो आप 1 -128 तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इंटीजर 8 के लिए। ऐसे ही आप लोग इंटीजर 16 का, 32 का, 64 का यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है यहाँ पे मेंशन हो रखा है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आपको रेंज प्रोवाइडेड है, तो नंबर जो हमने फॉर्मूला बताया -2 टू द पावर n-1, डेट इज 128 -128 टू 127। और इसी तरीके से आप लोग साइन 16 का, साइन 32 का इंटीजर और इंटीजर 64 के यहाँ पे आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। जितना बड़ा साइज होगा मेरे इंटीजर का उतनी ही लार्ज वैल्यू का मेरा इंटीजर वहाँ पे स्टोर करा पाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनसाइंड की, तो अनसाइंड के भी अलग अलग साइज है यहाँ पे, 8, 16, 32, 64। और जो अनसाइंड की हमारे पास यहाँ पे रेंज है वो होती है हमारे पास 0 to 2 to the power n-1, जिसको कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम अनसाइड इंटीजर 8 की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अनसाइड इंटीजर 8, तो आप जब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और 2 to the power 8 जो आपके आएगा 256 माइनस 1, दैट इज 255। उसके बाद आपके कुछ ऑपरेटर्स आप लोगों ने यूज किए अभी तक, बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें आपके पास अर्थमेटिक, लॉजिक, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आप लोगों ने यूज किए हैं। अर्थमेटिक भी है, लॉजिक भी है, कंपैरिजन भी है, जहाँ पे आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं वहाँ पे आप लोग बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। ऐसे ही एक आपके पास यूनरी ऑपरेटर का भी है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स आपके पास सिंगल एक ऑपरेंड है और उस पर आप कोई वर्क प्रोसीड करा रहे हो, जैसे ए प्लस प्लस है आपका, तो वो एग्जांपल आपका इंक्रीमेंट, आपका एग्जांपल यूनरी टाइप से हो गया कि आपने क्या किया कि आई प्लस प्लस क्या हुआ है, दैट मीन्स कि जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू आपकी आई में ही आके स्टोर हो जाएगी। तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर से, और बाइनरी ऑपरेटर जितने भी होंगे वो आपके पास दो ऑपरेंड के साथ वर्क करेंगे। इसी टाइप से आपके पास करेक्टर भी है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग है, जो भी ऑपरेटर्स आपने परफॉर्म किए हैं अभी तक, ऑपरेशन जितने भी आपने किए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मॉडुलस वगैरह, वो सारे के सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में आएंगे। उसके अलावा आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, दो वैल्यू को कंपेयर कराना या नॉट इक्वल टू, वो सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया इंटीजर से रिलेटेड। तो इंटीजर में हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंटीजर ओवरफ्लो की। वो प्रॉब्लम कब होगी, जब हमने बात की अनसाइंड इंटीजर की, 0 to 255 उसकी रेंज है, लेकिन अगर हमारा डाटा 255 से ज्यादा हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ओवरफ्लो। और ये ऐसा ही केस अगर हमारे पास साइंड के केस में अगर हमारी जो वैल्यू है वो 127 से ज्यादा हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में दिया भी हुआ है कि अगर अनसाइंड इंटीजर 8 है यहाँ पे, तो 8 में हमने वैल्यू स्टोर करा रखे 255, और जब हमने यहाँ पे u पे की जगह 255 प्रिंट हो जाएगा, और जब 255 प्लस 1 होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वैल्यू 0 के पास। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर 8 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 127, तो 127 में जब प्लस 1 होगा तो आपकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, -128 पे। ठीक है, तो हमने बात की अभी इससे पहले कंपैरिजन किया, कंपैरेटिवली ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। और ये आप लोगों ने अभी तक यूज भी किए हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अभी करंट सिनेरियो में यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे इस टाइप के प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करके देखना चाहो तो वहाँ पे ये ऑपरेटर्स आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास जो यूनरी ऑपरेटर के बारे में हमने बात कर ली है कि आपके पास कोई प्लस अगर आप वहाँ पे अपेंड कर रहे हो कि प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास होगा 0 + x, मीन्स वो उसी में अपडेट करेगा उसी पर्टिकुलर वैल्यू में, या माइनस हो या प्लस हो या जो भी है, मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, अगर हमारे पास है और एक ही ऑपरेटर, तो वो सारा का सारा वर्क उसी पे होगा। इसी तरीके से आपके पास बिटवाइज बाइनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जैसे कि बिटवाइज एंड है, और है, बिटवाइज एक्सोर है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, तो इस टाइप के एक्सोर है, एंड नोट है, जो भी है, तो इस टाइप के ऑपरेटर्स आप लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग में आप लोगों ने परफॉर्म किए भी हुए हैं, प्रोग्राम भी किए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि काउ में हम लोग बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, हम अपने प्रोसेसर को या हम अपने कंपाइलर के थ्रू अपने प्रोसेसर को ये इन्फॉर्म करते हैं कि किस टाइप का डाटा हमारे पास आ रहा है, और हमें हमारा प्रोसेसर उस टाइप किस टाइप के डाटा को किस तरीके से हैंडल करेगा। तो ये हमारा काम है। बाकी इसके प्रोग्राम्स के रिलेटेड आप लोग अपने एंड पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास करेक्टर डाटा टाइप है, जो कि यहाँ पे एक करेक्टर को स्टोर करता है। जैसे ही आपके पास स्ट्रिंग भी है, जो कि नंबर ऑफ करेक्टर्स को अपने पास लेता है। एरे है,
ठीक है, एरे हमारे पास है कि आपके पास जिसके के नंबर ऑफ डाटा आप लोग वहाँ पे एक जगह स्टोर करा सकते हो ना, मीन्स कि पहले अगर आप लोग सपोज करें छोटा सा एग्जांपल कि यहाँ पे अगर आपको कोई पांच वेरिएबल लेने हैं तो आप पांच वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप के लेने तो आप वहाँ पे पांच वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, देन उनकी वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कराते हो। बट जब हम एरे को यूज करते हैं तो हम एक ही एरे के अंदर वो पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे होगा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एरेज। सो इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें कि आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है ये कुछ एरर से रिलेटेड है, जो कि इंटीजर 32 और इंटीजर 16 अगर दोनों अलग अलग टाइप के इंटीजर हमने यूज किए हुए हैं तो उस वैल्यू उसको वो यहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो है वो साइज सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की वर्किंग करोगे कि इस वाले पोर्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर 16 को इंटीजर 32 में, सो डेट हमारे पास इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो ये टाइप कन्वर्जन वगैरह आप लोगों ने ऊप्स के अंदर भी की है और इससे पहले पाइथन के अंदर भी की होगी। जैसा कि यहाँ पे कर रखा है कि एप्पल को भी इंटीजर फॉर्मेट में लेके गए हैं और ऑरेंज को भी इंटीजर फॉर्मेट में ले जाके कन्वर्ट करने के बाद उस वैल्यू को वहां पे प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोट की बात करें अगर हम, तो फ्लोट में बेसिकली आपके पास दो टाइप्स के होंगे हमारे पास, फ्लोट 32 और फ्लोट 64। फ्लोट बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए विद जिसमें कि हमारे पास पॉइंट या प्रेसिजन हम बोलें, तो उस टाइप का डाटा अगर हमारे पास है तो हमें उस केस में हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट हमारे पास दो टाइप्स का है जो कि हमने बताया 32 और 64। 32 में और 64 में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि 32 हमारे पास पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक वैल्यू को वो अकोमोडेट कर सकता है, बट इन केस ऑफ 64 वो वहाँ पे पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स को वो यूज कर सकता है। सो जब वो एक लार्ज डाटा को अपने पास स्टोर करा पाएगा तो मीन्स ये है कि जो हमारे पास साइंटिफिक जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे हम लोग फ्लोट 64 को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल भी है फ्लोट का कि फ्लोट में हमने यहाँ पे वैल्यू को लिया हुआ है 3.14 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसका कितने साइज फ्लोट 64 को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्लोट को हमने क्या कर दिया कि कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और आई को में प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको प्रिंट करा रहे होंगे तो फ्लोट के अंदर जब आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कराओगे तो यहाँ पे आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3 और एफ और आई की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। देन आपने एफ में यहाँ पे 1.99 आपका आया जो भी ये डिवाइड वगैरह होके, जो भी आपके पास यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 1.99, ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पे फिर दोबारा कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में और वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये तो आपका टाइप कन्वर्जन हो गया और इसी के अंदर हमने फ्लोट को किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका, कि अगर हम फ्लोट से इंटीजर में जा रहे हैं तो इंटीजर क्या करता है डिस्कार्ड कर देता है फ्रैक्शनल पार्ट को। और दो यहाँ पे चीजें हैं आपके पास कि फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपका रिप्रेजेंटेशन उसको डिफरेंशिएट करता है या उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए है, लाइक इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर होता है हमारे पास, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर टॉपिक आपके पास सामने आए डाटा टाइप ना आगे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का जाए तो हम इंटीजर से रिलेटेड जितना भी हमारा कंसेप्ट है वो सारा का सारा वहाँ पे हम लोग इजीली राइट ऑन कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ये सारा का सारा। और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट का जो ये एग्जांपल था अभी ये वाला भी आप लोग वहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो, और मेंटिसा वगैरह जो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे कि किस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे देखेंगे भी। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका फ्लोट्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी बता ही दिया है कि फ्लोट 32 है जो वो आपका 6 डेसिमल डिजिट्स को रखता है और 64 15 डेसिमल डिजिट्स को रखता है। तो अगर ज्यादा साइज है हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हम ज्यादा डाटा को स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगी जिसके अंदर हम नंबर ऑफ करेक्टर्स को वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया हुआ है कि s इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब हमने एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिया और जब आप इसकी लेंथ को अगर प्रिंट कराना चाह रहे हो यहाँ पे, तो हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग सिंटैक्स है, किस तरीके से लेंथ को वो कैलकुलेट करती हैं।
तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज हमने यूज की हुई है, इस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली लेंथ और एस हमने डाल दिया, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकल जाएगी हमारे पास 12। वैसे ही हमारे पास S0 to S7 है, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर जो दो वर्ड होंगे S0 पे और S7 पे, वो वर्ड हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज H और W। और यहाँ पे ये जो 104 और 119 है, ये वो इसका H और W का ABCD कोड, जो हमारे पास कोड्स हम लोग यूज करते हैं, वो वाले कोड है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम सब स्ट्रिंग को निकालना चाहें, तो हम लोगों ने जहां से जहां तक वैल्यू चाहिए वो आप I to J यहाँ पे वैल्यू डालोगे, तो हमें 0 to 5 चाहिए, तो हमारे 0 to 5 तक ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0 1 2 जो भी है। तो इस तरीके से आप लोग अगर, ये आपका दूसरा वे है रिप्रेजेंटेशन का नीचे, कि अगर आप स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ना डाल के 5 डाल दो, तो 5 कैरेक्टर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपके 7 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 7 से स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड्स, और अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो वो कम्प्लीटली आपके पूरा स्ट्रिंग जो आपने पास की हुई है उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद आपका एक कॉन्स्टेंट्स भी है यहाँ पे, मीन्स आप किस कोई वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो, जैसे कि हमने ऊपर 3.14 को फिक्स किया हुआ है। तो कांस्टेंट में बेसिकली जो वैल्यू आपने एंटर कर दी वो होल प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेंगे, और वो कंपाइल टाइम पे ही मेरे प्रोसेसर को वो मिल जाएंगी वैल्यू, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे आप लोगों ने प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो हमने शायद पाई से रिलेटेड ही लिया हुआ है। कांस्टेंट क्या हुआ है, हमने कांस्टेंट पाई 3.14, तो ये इसको यहाँ पे इजीली हैंडल कर लेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स, और इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है अभी, कि आपके कितने टाइप्स के हमारे पास है, कितने साइज के इंटीजर्स होते हैं, अनसाइंड इंटीजर, साइड इंटीजर के बारे में कितने कितने साइज है, 8 16 32 64, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया। किस तरीके से आप लोग इंटीजर का साइज निकालते हो, या अनसाइंड इंटीजर का साइज किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, कितना क्या डाटा को वो स्टोर करा पाएगा, वो सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हमने बताया कि ऑलरेडी वो जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं वो हमारे पास फ्लोट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब कंप्यूटर के अंदर हम लोग फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को एंटर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इंटीजर। तो वो किसी भी साइज का हो सकता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है, 8 16 32 64 ये सारा। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज है वो हमने बात की थी कि अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स के बारे में। बेसिकली जब हम अनसाइंड के बारे में बात कर रहे हो, तो हमारे पास वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स रहेंगे, डेट इज 0 और पॉजिटिव। लेकिन जब हम साइंड के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास वहाँ पे तीन नंबर रहेंगे, -0 और पॉजिटिव नंबर। सो इसके बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मेरे प्रोसेसर को ये चीज़ें। तो उसी का भी कंसेप्ट देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो हमने मेंशन किया वो वही है कि हमारे पास साइंड के अंदर दो नंबर्स हैं, अनसाइंड के अंदर हमारे पास तीन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तीन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर्स को हमारे पास तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। एज आई ऑलवेज सेड कि मेरा जो प्रोसेसर है वो हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही वर्क करता है। तो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल मेरे प्रोसेसर के लिए है। तो फर्स्ट हमने बात की कि n बिट अनसाइंड इंटीजर्स। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिए हुए हैं कि सपोज इसी टाइप से हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ भी जाए डायरेक्ट एग्जांपल, एक या दो नंबर में डायरेक्ट ऐसे पूछ भी ले कि सपोज दैट n इज इक्वल्स टू 8 एंड द बाइनरी पैटर्न इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस अनसाइंड इंटीजर इज, इसकी अनसाइंड इंटीजर की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बाइट की फॉर्म में है, तो हमें अगर जब हम इसको अनसाइंड इंटीजर की फॉर्म में निकाल रहे होंगे, तो वो डेसिमल फॉर्म में जाएगा, तो हमने यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब हम 0 1 0 0 को जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आपके पास 1 × 2⁻0 जो कि आपके पास यहाँ पे है, +1 × 2⁻6, और वो रिप्रेजेंट करता है आपका 65D को। ये बात कर रहे हैं हम अनसाइंड इंटीजर के बारे में। अनसाइंड इंटीजर में हमारे पास दो ही नंबर रहेंगे, 0 या पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ था नहीं, तो 65 से हमने इजीली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे जब हमारे पास n इक्वल्स टू 16 बिट है, मीन्स ये n इक्वल्स टू 8 बाइट का डाटा था हमारे पास, आप लोग देख भी रहे हो, और ऐसे ही हमारे पास 16 बाइट का डाटा है। तो इसी तरीके से आप लोग इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद 16 बिट साइज आपको 16 ही दिया हुआ है, और सारी जगह 0 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
तो अनसाइंड के केस में कंफ्यूजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट दो चीजें ही रहेंगी, या तो जीरो रहेगा या नंबर पॉजिटिव रहेगा। सो हमें वहाँ पे भले ही हम कॉम्प्लीमेंट करें या ना करें उस चीज का, तो वहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट मेरा नहीं होता। वो वैल्यू मेरे पास अगर कॉम्प्लीमेंट होने के बाद अगर चेंज होके भी आ रही है तो वो ऑलवेज मेरा वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बट ये चीजें मेरे पास इफेक्ट करती हैं साइंड के केस में, जब हमारे पास नंबर जीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज वंस कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड वन इज टूज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। एन बिट का अगर डाटा है उसका अगर डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, तो अगर 4 टाइम्स वन है हमारे पास तो 4 टाइम्स जीरो हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में। टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारे पास जो डाटा वंस कॉम्प्लीमेंट का आया है उसमें हम लोग +1 करेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ऐसे ही आपके पास नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट रहेंगे और 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब भी कर चुके हैं और आप लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए भी हुए हैं। वंस और नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली आपके पास आप लोग उसमें क्या करते हो कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी है तो आप लोग नंबर ऑफ जितना भी आपके पास वहाँ पे डाटा है 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, तो आप उसको चार ऊपर जो आपका होगी वैल्यूज वो 4 9 में से आप लोग जो डाटा दिया हुआ है 4 डिजिट का, उस डाटा को वहां से 9 में से डिलीट कर दोगे, वो आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उस डाटा में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे अगर आपके पास डाटा यहाँ पे जैसे अभी ऊपर थी वैल्यू जैसे 65 है, तो आप यहाँ पे 99 में से 65 को माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और +1 करेंगे तो टेंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ये वैल्यू यहाँ पे 665 होती तो आप 999 से वहां से इसको माइनस कर देते हैं। अगर हम बात करें सेवंस कॉम्प्लीमेंट की तो जो वैल्यू है 65, इसको हम 777 से माइनस करेंगे और 8 कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +1 होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आपका क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड में जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको वो हमारे पास साइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर जीरो वहां पे तो आपका वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर, और अगर वो वहां पे 1 है तो वो वैल्यू आपकी होगी नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए हुए हैं, इन एग्जांपल के थ्रू आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस भी पता लगेगा कि फर्स्ट में क्या है हमने कि हमारा जो साइज है वो कितने बिट का है, 8 का। तो हमने 8 बिट डाटा यहाँ पे गिवन है हमारे पास। फर्स्ट जो बिट है अनसाइंड इंटीजर में हम लोगों के लिए कोई रोल नहीं था। फर्स्ट जो बिट है जब हम लोग साइन की बात कर रहे होंगे तो आपके पास ये जीरो रहेगी, तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा पॉजिटिव को। बचता है रेस्ट पार्ट आपके पास 100 और 0001, तो हम इसकी जो बचता है इस वैल्यू का इस वाली वैल्यू का हम लोग डाटा यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी 65D। तो यहाँ पे जब हम इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे तो जीरो के लिए प्लस आ गया और आपका ये एक्चुअल और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 65D। सेम केस में जब हम बात करते हैं डाटा को हमने यहाँ पे 1 कर दिया और ये आपका पास वही 8 बिट का डाटा है, तो इसको जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे तो ये कंप्लीटली आपके पास क्या आ जाएगी 1, यहाँ तक 1 आएगा आपका। और जो ये 1 है वो हमारे पास नेगेटिव के लिए है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा -1D। और जब हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 8 और जब सारे की सारी वैल्यू मेरे पास जीरो है, तो जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो के लिए रेस्ट बिट सारी की सारी जीरो ही आएंगी आपकी, तो 0D + 0D। और वैसे ही अगर हम बात करें ये सेम नंबर साइज भी 8 है हमारा और यहाँ पे वैल्यू है अब 1, तो ये क्या हो जाएगा -0D। जबकि मेरे लिए जब हम नॉर्मल वर्क करते हैं तो जीरो हमारे पास जीरो है, आइदर वो प्लस हो हमारा या फिर वो माइनस हो, हमारे लिए उसका इम्पेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अब मेरा जो प्रोसेसर है वो एक टेबल फॉलो करता है और उस टेबल में अगर हम लोग चेक करते हैं तो -0 का रिप्रेजेंटेशन अलग है और +0 का रिप्रेजेंटेशन अलग है जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और इसीलिए हमने यहाँ पे इसके दो ड्रॉबैक भी मेंशन किए हुए हैं कि देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस नंबर, इसके लिए एक अलग है, इसके लिए एक अलग है, बट दोनों ही कहीं ना कहीं जीरो है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। और मेरे कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलवेज बनी रहती है कि वो कौन सी डाटा को उठाए वहां से। +0 का अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर अगर दूसरे केस में कॉम्प्लीमेंट के केस में तो आपको कुछ दूसरी वैल्यू मिलेगी और माइनस के केस में जब आप लोग करोगे तो आपको कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। सो इसके बाद हमने क्या यूज किया कि और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है तो दोनों अलग अलग
प्रोसेस्ड भी होंगे। उसके बाद हमने यूज किया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या हुआ कि n इज टू 8 डाटा ये हमारे पास ऊपर था यही वाला, ये हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद 65 आ गई है वैल्यू, और ये प्लस रही है, तो इसमें तो कोई चेंजेस आपको दिख नहीं रहा और ना ही यहाँ पे कोई चेंज होगा वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में। तो ये तो हमने किया है सिंपल, ये तो आपके पास सिंपल डाटा है जो हमने एज इट इज ऊपर यूज किया हुआ था। अब हमने जो चेंजेस किए हैं वो इस वाले में किए हैं जो कि हमने यूज वैल्यू ली हुई थी दूसरे वाली 0001, जहाँ पे हमारे पास 1D वैल्यू आई हुई थी। अब जब यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो वैल्यू है इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और ये वन जो है वो मेरे पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इस पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन पे, वन हमारे पास डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव नंबर को, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद हम जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो रेस्ट बिट्स बचती हैं उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 111 और 0 बी, और उसको जब कन्वर्ट करोगे आप लोग तो 126 डी आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया -126 डी का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जब हम बात कर रहे थे सिंपल साइंड के बारे में, तो यहाँ पे ये 1D को रिप्रेजेंट कर रहा था -1D को, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसी डाटा को, इसी जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं इन्हीं वैल्यूज के बारे में बात करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है -126D। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद अब n इजिकल्स टू 8 है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 000 है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे क्या जाएगा +0D। और यहाँ पे आपके पास 1 है, हमने यहाँ पे वैल्यू को 111 लिया हुआ है। ठीक है, ये भी जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी उसको रिमूव करने के लिए, तो 1 आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर को, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो -0D दोबारा हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास क्या ड्रॉबैक हो गए वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में, कि हमारे पास इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों नंबर के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हमारे पास ये वैल्यू हमने पास की है तो हमारे पास +0D आया है, लेकिन जब हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है अब, और उसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है आपके पास 0D। ठीक है, मीन्स कि यहाँ भी आपके पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जीरो के लिए आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में भी। सेम सेम बात हमारे पास साइंड कॉम्प्लीमेंट के केस में भी हो रही थी, ऊपर जो हमने देखा था यहाँ पे साइंड के केस में आप लोगों ने जीरो की वैल्यू कैलकुलेट की तो 0D आ गया, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन था तो +-0D आ गया। ठीक है, तो दो रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ साइंट वाले पर अगर यहाँ पे वर्क करे तो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहाँ पे, क्योंकि जीरो का रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी दो है, और जब हमने बात की वंस कॉम्प्लीमेंट की तो वहां भी जीरो का रिप्रेजेंटेशन दो ही बने हुए हैं हमारे पास। तो दोनों ही केस में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से प्रोसेसर के लिए और कंपाइलर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो हमने 65D का एग्जांपल लिया हुआ था वही एग्जांपल यहाँ पे है, तो इसका एग्जांपल में अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 65D को हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, लेकिन यही चीज जब हम चलते हैं अपने इस वाली वैल्यू पे जो हमने 1D की बात की थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो -127D को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ -127D। अब जब हम जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है तो वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी की सारी जीरो है, तो ये 0D मेरे पास यहाँ पे सिंपल आ गया अभी। और अगर हम जब इस वैल्यू को यहाँ पे करते हैं तो ये वैल्यू का जब आप लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे 111 और 111B का, तो वन तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, लेकिन जब हम इसमें +1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1D। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि वैल्यू क्या चेंज हो गई आपकी 1D वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि टूज कॉम्प्लीमेंट में ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -1D को, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप लोग इसका कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, भाई हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई है 1D, लेकिन अगर हम लोग इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0D, क्योंकि जो एक लास्ट में यहाँ से कैरी जो जनरेट हो रही होगी आपकी, क्योंकि ये तो आपके पास सेम रहेगा जीरो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 3 1 ये हो जाएंगे, 4 1 ये हो जाएंगे, और 1 इसमें जब ऐड करेंगे तो लास्ट में जो कैरी जनरेट हो रही होगी उसको हम करेंगे डिस्कार्ड यहाँ से, तो आपके पास जब भी रिजल्ट क्या आएगा 0D। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जब हम, इसलिए हमारा सिस्टम टूज कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरो के लिए दो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कि मेरे पास साइन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी।
उसी ही प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मेरा प्रोसेसर ऑलवेज किस चीज को सपोर्ट करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करता है, सो दैट कि जो कंफ्यूजन थी या जो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही थी वो क्रिएट ना हो, और मेरे प्रोसेसर को दोनों वैल्यूज के साथ बार बार वो जो वहाँ पे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उन दोनों वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करके या एक गार्बेज आउटपुट ना क्रिएट हो, इसलिए हमारा प्रोसेसर क्या करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये आपका हुआ डाटा टाइप और कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, इनको आप लोग पेपर पेन लेके एग्जीक्यूट करके देख भी सकते हो, और जिसको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करना है अपना डाटा टाइप से रिलेटेड, वहां से उनको साइज वगैरह कैलकुलेट करके देखना है, तो वो अपना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सी++, जावा जावा पाइथन वगैरह का, तो वो लोग वहाँ पे डाटा टाइप्स का कर सकते हैं।